हेलो दोस्तों, मैं ललन कुमार हाउ टू करेक्ट में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में गति के नियम, उसके बाद गति का समीकरण, उसके बाद संवेग संरक्षण सिद्धांत और अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं गति के नियम क्या है, गति के समीकरण, उसके बाद अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल के बारे में डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। चलिए देखते हैं गति के नियम क्या होता है। तो गति का नियम जो सबसे पहले जो दिए थे तो वो हमारे एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने सबसे पहले गति के जो नियम दिया था वो थे हमारा सर आइजैक न्यूटन थे, सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने सबसे पहले जो गति का नियम दिए थे 1687 ईस्वी में दिए थे। और ये जो 1687 ईस्वी में जो नियम दिए थे उस नियम को उन्होंने अपने एक पुस्तक में लिखा था। तो उस नियम को उन्होंने जो पुस्तक में लिखा था उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। ये न्यूटन, जो हमारे न्यूटन साहब थे, उन्होंने सबसे पहले गति का नियम दिए 1687 ईस्वी में। और उस नियम को उन्होंने एक पुस्तक में लिखा था, उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। उस प्रिंसिपिया पुस्तक में गति के मुख्यतः 3 नियम का वर्णन मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि उस पुस्तक में जो 3 नियम का जो वर्णन मिलता है वो 3 नियम कौन कौन है। तो हमारा जो पहला नियम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, दूसरा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तीसरा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो इसमें हमें देखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है। इसमें क्या है कि जब कोई बाह्य बल ना लगे, अगर किसी भी सिस्टम या निकाय पर कोई बाह्य बल, बाहर से बल ना लगे, तो कोई वस्तु है जो अगर गति में है तो वो गति में ही रहना चाहता है, और अगर वो विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है। तो इसी नियम को अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, नहीं थर्मोडायनेमिक नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है जिसमें हमारा कोई वस्तु पर अगर कोई बाह्य रूप से बल नहीं कार्य कर रहा है तो वो वस्तु अपने पोजीशन की स्थिति को बनाए रखना चाहता है। अगर मान लीजिए कोई बस है जो चल रहा है तो वो चलना ही चाहता है जब तक कि हम उस पर ब्रेक अप्लाई नहीं करते हैं। या अगर हमारा कोई बस रुका हुआ है तो वो रुका ही रहना चाहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सीलरेटर दे के उसमें पावर दे के उसको गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या हुआ, बाहर बल लगा तब उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, वो स्थिर अवस्था से गति अवस्था में चला गया। या वो गति अवस्था में है तो हम ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकते हैं तो ये भी एक बाहर बल लगा, तो वहाँ भी हमारा उसकी स्थिति में गति अवस्था से स्थिर अवस्था में आ गया। तो इस प्रकार की जो जितने भी घटना होते हैं उस सबको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में अध्ययन करते हैं, न्यूटन के प्रथम गति के नियम में अध्ययन करते हैं। उसके बाद क्या है, अपनी अवस्था को बनाए रखने का जो गुण होता है ना किसी वस्तु का अपनी अवस्था, जैसे वो गति में है तो गति में रहना चाह रहा है, अगर वो विराम में है तो विराम में ही रहना चाह रहा है, इस गुण को ही हम जड़त्व कहते हैं। तो किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है जो उसके मास पर डिपेंड करता है, उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करता है। तो जो वस्तु है जो अपना गति में है, गति में रहना चाह रहा है, और वो विरामावस्था में है तो विराम में रहना चाह रहा है, तो इस गुण को जड़त्व करेंगे। और जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है जो जड़त्व का नियम से ही रिलेटेड होता है, तो इसीलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है उससे हमें क्या मिलता है, बल की परिभाषा मिलता है। बल की परिभाषा हमें कैसे मिला, क्योंकि हम कोई वस्तु पर अगर बल अप्लाई नहीं कर रहे थे तब उस वस्तु में उसके अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन जब अप्लाई किए तब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमारा गति का जो प्रथम नियम है उससे हमें बल की परिभाषा मिलता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। पहला कि रुकी गाड़ी का खुलना, जब कोई गाड़ी रुका हुआ है वो अचानक खुल जाता है तो उस पर जो बैठा यात्री रहता है विराम अवस्था में रहता है, और जो हमारी गाड़ी है अचानक गतिशील अवस्था में हो गया तो वो यात्री क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत आ जाएगा। या मान लीजिए गाड़ी चल रहा है, यात्री भी मोशन में है, गाड़ी भी मोशन में है, और गाड़ी पर जब ब्रेक लगेगा तो गाड़ी विराम में आना चाहेगा, लेकिन यात्री तो हमेशा मोशन में है, तो क्या होगा कि वो विराम या गति के कारण वो यात्री आगे की ओर झुक जाएगा। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, गति का प्रथम नियम का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अब सेकंड लॉ ऑफ द मोशन। न्यूटन जी के द्वारा जो दिया गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था,
तो इन्होंने सबसे पहले जो सेकंड लॉ दिए थे उससे हमको जो डेरिवेशन से प्राप्त हुआ था वो फोर्स प्राप्त हुआ था, बल। देखिए कैसे प्राप्त हुआ था। उनका कहना था कि जो सेकंड लॉ जो उसमें दिए थे उनका बोलना था कि जो हमारा बल होता है ना, जो संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है उस वस्तु के जो संवेग में परिवर्तन की जो दर होता है ना उसके समानुपाती होता है। तो ये हमारा मेन रूप से फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक यही कहता है, इतना कहता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक, कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है जो उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो अगर हमारा बल F लग रहा है तो ये समानुपाती का चिन्ह हो गया, और संवेग में परिवर्तन dp/dt हो गया संवेग में परिवर्तन की दर। अब इसी को हम जानते हैं कि P संवेग बराबर होता है P बराबर m/v होता है। तो यहाँ पर संवेग में परिवर्तन हो रहा था, फाइनल संवेग माइनस इनिशियल संवेग, अब बटे dt। जब इसको हम mv ले लिए तो लास्ट अवस्था में जो है फाइनल में जो संवेग हो गया, प्रारंभिक में जो संवेग हुआ, दोनों को अंतर dp तो हमारा मिल जाएगा, dp/dt मिल जाएगा। तो यहाँ से दोनों में m कॉमन है तो m कॉमन ले लिए, अब v माइनस यू बच गया, तो dv - u बटे dt हो गया। अब हमको पता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, एक k हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा m आ जाएगा, उसके बाद वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ हम m आ गया, ये पूरे को हम लिख दिए, ये हम इसको त्वरण लिख दिए, तो k m × a हो गया। तो यहाँ हमारे न्यूटन के सेकंड लॉ से प्राप्त हो गया a बराबर k × m × a प्राप्त हो गया। लेकिन अब यहाँ पर हमारे जो k कांस्टेंट है उसको मान ले कि इसे हम 1 कंसीडर कर लिए, तब हमें a बराबर m प्राप्त हो गया। यही हमारा एक तरह से फोर्स का जो माप प्राप्त हुआ, फोर्स का जो परिणाम प्राप्त हुआ वो न्यूटन के सेकंड लॉ से प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यूटन के जो सेकंड लॉ है उससे हमें बल की सूत्र प्राप्त होता है या बल की माप प्राप्त होता है, या बल के सूत्र प्राप्त हुआ या बल की माप प्राप्त हुआ। अब इसको एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं कि न्यूटन के जो सेकंड लॉ होता है उसका एग्जाम्पल क्या है। तो पहला मान लिया कि कोई गेंदबाज कीपर होता है, उसको गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथ को थोड़ा पीछे कर लेता है, तो उससे क्या होता है कि उसका जो वेग में परिवर्तन की दर होता है जो घट जाता है, जिसके कारण उसका जो त्वरण का मान घट जाएगा, तो इससे उसका हाथ पर जो चोट है जो कम लगेगा। या मान लें कि एक हमारा फर्श है जो सीमेंट का बना हुआ है, एक फर्श है जो ऐसे मिट्टी का है, तो जब उस पर हम छलांग लगाएंगे तो हमें फर्श वाला में जो सीमेंट का फर्श है उसमें ज़्यादा चोट लगेगा, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो वेग में परिवर्तन की दर हुआ जो कम हुआ, जबकि मिट्टी में वेग में परिवर्तन की दर जैसे फाइनल जो वेलोसिटी है ना सीमेंट में वो हमारा जल्द ही प्राप्त हो जाता है, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा प्राप्त होगा फाइनल वेलोसिटी किस में, हमारा सीमेंट में। जब उसके में जब मिट्टी वाला रहेगा तो उसको दूर तक थोड़ा दबता चला जाएगा, इसीलिए फाइनल थोड़ा कमेगा। तो जब कमेगा वेग में परिवर्तन की दर तो त्वरण भी कमेगा, जब त्वरण कमेगा तो ये बराबर m × a होता है, तो ये कम गया तो हमारा फोर्स कम लगेगा, इसलिए मिट्टी के फर्श पर हमें चोट कम लगता है जबकि सीमेंट के फर्श पर चोट ज़्यादा लगता है। तो इस तरह ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल हो गया। अब चलते हैं थर्ड लॉ पर। तो न्यूटन के थर्ड लॉ है जो कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। कहने का मतलब हुआ कि हम अगर क्रिया मान लीजिए कोई हम एक्शन अप्लाई कर रहे हैं, किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो हमें अगर उतना ही रिएक्शन से उतना ही बल से हम पे ही रिएक्शन लगाएगा, तो भले उसका डायरेक्शन विपरीत रहेगा लेकिन प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होगा। तो इस तरह की जो एक्टिविटी आती है ना वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आती है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं बंदूक से गोली छूटना हो गया, या जैसे हम बंदूक से गोली छूटता है तो क्या होता है, बंदूक जैसे गोली आगे निकलता है बंदूक पीछे की ओर चला जाता है, थोड़ा सा जरूर पीछे की ओर ठेलता है। तो ये क्या हो गया, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हो जाता है। जैसे मान लिया कि नाव पर से कूदते हैं, तो जैसे ही हम मान लिया कि उतरना रहता है नाव पर से, तो नाव पर से हम कूदते हैं तो क्या होता है कि हम आगे की ओर तो चले गए, तो आगे की ओर जाने के लिए हम एक एक्शन दे दिए, तो उस एक्शन के कारण उसमें प्रतिक्रिया फोर्स क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण वो पीछे की ओर थोड़ा चला जाता है। तो हम आगे गए हैं और नाव थोड़ा पीछे चले गया, तो यही एक्शन यही हुआ, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हुआ। भले हमारा डायरेक्शन अलग अलग था लेकिन जितना हम फोर्स से आगे गए उतना ही फोर्स से हमारा नाव पीछे गया, तो ये हो गया क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया।
तो ये होता है न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग। अब इसमें देख लेते हैं थोड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारा इस पर न्यूटन के जो थर्ड लॉ में जो बल लगता है ना, हमेशा जोड़े के रूप में रहता है। जैसे मान लें कि हम नाव पर से कूदे तो उसमें हम आगे गए और हमारा जो नाव था पीछे गया, तो मेरा क्या हो गया, हमेशा जोड़ा, दो वस्तु हमेशा रहता है, तो हमेशा बल जोड़े के रूप में रहता है। उसके बाद जो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगता है। बात सही है। जो क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे वही जैसे बंदूक की बात कर लेते हैं, नाव की बात कर लेते हैं, तो उसमें हमारा जो क्रिया हो रहा है और जो प्रतिक्रिया हो रहा है सब दोनों अलग अलग वस्तु पर हो रहा है। हम जैसे कूदे तो वहाँ पर क्या हुआ वहाँ पर हम नाव पर से उसको थोड़ा मैंने कि एक एक्शन दिए और हम कूद गए नीचे, और उसके बाद उसी एक्शन के कारण रिएक्शन जो फोर्स क्रिएट हुआ नाव का जो पानी में, वो पीछे की ओर हो गया। तो ये हमारा एक्शन और जो प्रतिक्रिया बल है, क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा दो अलग अलग वस्तु पर लगा। तो इस तरह हम देख लिए न्यूटन के प्रथम, सेकंड और थर्ड नियम को देख लिए। अब हम चलते हैं आगे। न्यूटन के इसी सेकंड और थर्ड नियम का एप्लीकेशन ये है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है जो यह है न्यूटन के सेकंड और थर्ड नियम से निकल कर आया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है कि यदि कोई बार बल कार्य नहीं कर रहा हो, वही बात है जैसे फर्स्ट लॉ में कोई अगर बार बल ना काम करे तो वस्तु अपने स्थिति को बनाए रखना चाहता है। तो इस कंडीशन में यदि कोई बार बल नहीं कर रहा हो तो किसी निकाय या सिस्टम का कुल संवेग है जो संरक्षित रहता है। कोई अगर हमारा सिस्टम निकाय है तो अगर उस पर कोई बाह्य रूप से बल नहीं काम कर रहा है तो उस सिस्टम का कुल संवेग रहता है जो संरक्षित रहता है। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। जैसे मान लें कि हमारा टक्कर जैसे कोलिजन जितना भी होता है ना, वो संवेग संरक्षण सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लें कि हमारा दो गो, एक इधर से ट्रक आ रहा है, उधर से बस आ रहा है, दोनों अपना अपना चाल से आ रहा है, वेलोसिटी से आ रहा है। अब दोनों टकराएगा तो जो टकराने से पहले का जो संवेग था वो टकराने के बाद जो संवेग होगा, दोनों संवेग टोटल संवेग हमारा संरक्षित रहता है, टोटल संवेग बराबर होगा। या जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं बंदूक से गोली का छूटना या रॉकेट का प्रणोदन, इसका एग्जांपल होगा। जैसे बंदूक से गोली छूटता है तो छूटने से पहले उसका टोटल संवेग 0 रहता है और छूटने के बाद भी टोटल संवेग उसका 0 ही रहेगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं। और उसके बाद रॉकेट का प्रणोदन, जब रॉकेट का लॉन्चिंग होता है तो उस समय रॉकेट का जब लॉन्चिंग होता है तो उसके हर पार्टिकल स्थिर अवस्था में रहता है। रॉकेट भी स्टेशनरी रहता है, रॉकेट में जो फ्यू पार्टिकल रहता है, जितने भी ऑक्सीजन रहता है या फ्यूल वगैरह भरा रहता है, वो सब स्टेशनरी रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन जैसे ही रॉकेट उड़ता है तो हमारा रॉकेट भी गतिशील हो जाता है और उसका फ्यूल भी अपना जलने लगता है और जलकर एक एग्जॉस्ट गैस छोड़ता है, जिसके कारण रॉकेट आगे की ओर जाता है। तो उसका भी एक तरह से संवेग संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि हमारा जो संवेग संरक्षण सिद्धांत है उसमें एक्टिविटी होने से पहले का संवेग, एक्टिविटी होने के बाद का संवेग टोटल संरक्षित रहता है, बराबर रहता है। इसको एक इक्वेशन से समझ सकते हैं यहाँ पर फिगर से। जैसे मान लें कि हमारा कोई दो गो बॉडी है, वस्तु है, उसका मास m1 और m2 है और उसकी जो प्रारंभिक वेलोसिटी है, वेग है जो u1 और e2 है। जब वो दोनों टकराता है या किसी तरह से उसका टक्कर मैचिंग हो जाता है तो वो जो मैचिंग या टक्कर होने के बाद, कोलिजन होने के बाद मान लें कि मास तो सेम ही रहेगा, मास तो बदलने वाला है नहीं। सेम हमारा m1 ही रहा, m2 हमारा m2 ही रहा। और लेकिन उसका जो वेलोसिटी है, जो उसका वेग है, वो तो चेंज हो जाएगा ना। u1 हमारा मान लिया कि u2 v2 में चेंज हो गया, u1 हमारा बन गया v1 बन गया, u2 हमारा v2 बन गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम कैसे इसको एक समीकरण में एक्सप्रेस करेंगे। तो इसको एक समीकरण में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टक्कर से जो पहले का जो संवेग है उसको एक साइड लिखेंगे, जो टक्कर का जो पहले का बाद का जो संवेग है उसको एक साइड लिखेंगे। क्योंकि हमें पता है कि इस संवेग संरक्षण सिद्धांत के अकॉर्डिंग वह होता है कि किसी भी निकाय सिस्टम का कुल जो संवेग रहता है वो संरक्षित रहता है। तो जो टक्कर का पहले का जो संवेग होगा, ये हमारा टक्कर के पहले का संवेग हो गया और ये हमारे टक्कर के बाद का संवेग हो गया। तो ये दोनों टक्कर के जो पहले का संवेग होगा, टक्कर के बाद के संवेग दोनों बराबर होगा, अर्थात संरक्षित रहेगा। तो यहाँ हम निकालते हैं संवेग तो P1।
तो P1 हमारा हो गया इस निकाय के लिए M1V1, तो ये हो गया M2V2, इसके लिए M1U1 हो गया और इसके लिए M2U2 हो गया। तो ये टक्कर से पहले का हो गया। अब टक्कर के बाद का निकालते हैं, तो M2 हो गया, ये तो हमारा M1 हो गया, तो M1 और V1 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा V1 हो जाएगा, यहाँ M2 और V2 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा। तो इस प्रकार टक्कर के जो बाद हो जाएगा M1V1 और M2V2 हो जाएगा। तो इस प्रकार समय संरक्षण के सिद्धांत के हमारा इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन से जितने भी हमारा समय संरक्षण के सिद्धांत से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, इससे हम हल करते हैं। अब इसको मान लें कि हम जैसे बंदूक में इसको अप्लाई करना चाहते हैं, बंदूक जैसे प्रणोदन होता है, बंदूक जब छूटता है तो उस कंडीशन में हमारा इस समीकरण को कैसे व्यक्त करेंगे। तो जब हमारा बंदूक छूटता है, छूटने से पहले की जब बात करें तो बंदूक दोनों स्टेशनरी रहता है, बंदूक भी स्थिर रहता है, गोली भी उसमें बंदूक में स्थिर रहता है। तो उस कंडीशन में मास तो बंदूक का होगा और गोली का भी मास होगा, लेकिन बंदूक का भी वेलोसिटी 0 रहेगा और गोली का वेलोसिटी 0 रहेगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो टोटल टक्कर से पहले या किसी भी निकाय पर या किसी भी लक्ष्य पर लगने से पहले का जो संवेग रहेगा गोली में, वो हमारा 0 रहेगा। तो ये हम क्या कर दिए, इसे 0 लिख दिए। लेकिन जब हमारा जो गोली जब छूट जाएगा तो हमारा मान लीजिए बंदूक का मास है, तो बंदूक का मास M1 हो गया, अब बंदूक पीछे की ओर तो क्या होगा, वो धक्का देगा, तो धक्का देगा V1 से देगा मान लिया कि, और जो बंदूक का गोली का जो मास है M2 है और गोली का जो V2 है, तो इस प्रकार 0 बराबर M1V1 प्लस M2V2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, M1V1 बराबर इसको ही पट्टी ले गए, तो हमारा कुल फाइनल प्राप्त हुआ M1V1 बराबर माइनस M2V2। ये हमारा बंदूक का एक तरह से इक्वेशन हो गया बंदूक की। अगर मान लीजिए बंदूक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्ट इस पर रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा। ये हमारा मान लीजिए कोई वृत्त है, वृत्ताकार पाथ है, पाथ मान सकते हैं। उस पर मान लिया कि हमारा कोई बॉडी यहाँ पर चल रहा है, कोई व्हीकल है जो चल रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम इस पर कोणीय वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इस पर हम लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसका पता करने के लिए हम कैसे पता करते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। मान लिया कि इस वृत्ताकार पाथ की जो त्रिज्या r है, इस पर जो हमारा यहाँ कोई वस्तु था और यहाँ चला गया है, तो जो इन्होंने जो डिस्टेंस तय किया है, जो l तय किया है, तो l हमारा क्या हो गया, इस वृत्त के लिए चाप हो गया, r हमारा त्रिज्या हो गया, थीटा एक तरह से विस्थापन हो गया, कोणीय विस्थापन हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, हमें पता होता है कि l बराबर थीटा इंटू r होता है। ये हमें वृत्त की प्रॉपर्टी से पता है कि l बराबर थीटा इंटू r होता है। अब क्या करेंगे, l को हम कंसीडर कर लेते हैं, ds कंसीडर कर लेते हैं छोटे भाग के लिए। इसमें मालिक का स्ट्रिप काट लेते हैं, छोटे भाग के लिए है, तो ds इसको d थीटा कंसीडर कर लिया, इंटू r हो गया। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, dt से डिवाइड करेंगे। जब dt से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये हमारा ds बाई dt हो जाएगा। उसके बाद हमारा d थीटा बाई dt हो जाएगा, इंटू r हो जाएगा। तो हमें पता है कि ds बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होता है, नहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, यस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारा वेलोसिटी मिल जाता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो इस प्रकार v बराबर मेगा इंटू आर, ये हमारा एक रिलेशन आ गया। अगर यही बात करें आगे की, तो हम क्या कर देते हैं, इसको फिर से हम dt से डिवाइड करेंगे। तो जब इसे फिर से dt से डिवाइड करेंगे तो डी बाई dt हो जाएगा, dw बाई dt हो जाएगा, इंटू आर हो जाएगा। हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है, और उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बराबर अल्फा इंटू आर, क्योंकि हमारा डी बटे डी टी ए मिल गया और डी ओमेगा बटे डी टी मिल गया, अल्फा मिल गया, इंटू आर हो जाएगा। तो ए बराबर अल्फा इंटू आर, ये हमारा एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन मिल गया। अब चलिए हम देखते हैं गति के समीकरण के बारे में देखते हैं। तो गति के मूल रूप से 3 समीकरण है। तो हम चलिए देखते हैं कौन कौन समीकरण गति का है। गति में जो पहला समीकरण आता है वेलोसिटी, वेग और उसके त्वरण में रिलेशन आता है। तो हमारा v बराबर यहाँ पर u प्लस ए टी मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी एक्स वाई होता है। ये हमारा गति के दूसरा समीकरण होता है। उसके बाद तीसरा समीकरण की अगर बात करें तो v एक्स वाई बराबर यू एक्स वाई प्लस 2as होता है। तो ये कब होता है, जब हमारा कोई वस्तु है जो ऊपर से नीचे गिर रहा हो, या मान ले कि
ये हमारा ये तो मान लीजिए यहाँ ये जो लिया गया है, यहाँ धरातल पर चलने के लिए लिया गया है। कोई व्हीकल हमारा रोड पर दौड़ रहा है कि उस पर ब्रेक लगा रहे हैं या उसे हम एक्सलेरेट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में होता है। यहाँ पे एक अब जी रिप्लेस करके हम अगर कोई पिंड को हम ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिरता है, तो जब कोई पिंड ऊपर से नीचे गिरा तो एक यहाँ पर जी पॉजिटिव लेंगे, और जब हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो एक जगह पर हम जी को नेगेटिव लेंगे। तो इस प्रकार हमारे गति के समीकरण में 3 पर अप्लाई कर सकते हैं। जी के रूप में हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक यहाँ पर रिप्लेस करके। उसके बाद एक और होता है इसमें गति के समीकरण में, अगर मान लीजिए कि हमें पूछे कि nवें सेकंड में तय की हुई दूरी कितना होता है, तो इस रिलेशन से हम ज्ञात कर सकते हैं कि nवें सेकंड में तय की हुई दूरी जो होता है u + 2n - 1 इंटू एक्सेलरेशन बाई 2 होता है। ये हमारा nवें सेकंड में तय की हुई दूरी का फार्मूला होता है। इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 9वें सेकंड में अगर हमको यहाँ पर कोई दूरी निकालना है कि 10वें सेकंड में कोई वस्तु है जो कितना दूरी तय किया गया, उसके बाद तय की दूरी 10वें सेकंड में कितना है, तो ये हमें क्या करेंगे, यहाँ पर n के जगह पर 10 रखेंगे। उसके बाद हमारा इनिशियल जो वेलोसिटी है पता रहेगा, u बराबर हमारा जो प्रारंभिक चाल है जो किसी वस्तु का अगर पता रहेगा, उसका अगर त्वरण पता है, और अगर उसको निकालना है 10वें सेकंड या 15वें सेकंड में चली गई दूरी निकालना है, तो डायरेक्ट एक्शन बराबर हो जाता है u + 2n - 1 इंटू एक्सेलरेशन बाई 2 होता है। तो इस तरह हम इससे निकाल सकते हैं 9वें सेकंड में तय गई दूरी। उसके बाद चलिए हम देखते हैं अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, ये दोनों का जो हिंदी और इंग्लिश में जो मीनिंग में है ना, हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको चलिए देखते हैं, दोनों को कन्फ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ देखिए अभिकेंद्रीय में भ लगा हुआ है, तो यहाँ पर जब भ है तो उसमें कभी भी प वाला ही आएगा। अगर यहाँ देखिए अभिकेंद्रीय में प लगा हुआ तो इसमें कभी भी पी नहीं आएगा, ये हमेशा पी छोड़कर ही आएगा। देखिए तो यहाँ अभिकेंद्रीय में कभी सेंट्रीपिटल नहीं आएगा, उल्टा होता है। यहाँ देखिए अपकेंद्रीय है तो यहाँ सेंट्रीपिटल होना चाहिए था, लेकिन नहीं, अपकेंद्रीय है तो हमेशा ये पी वाला होगा ही नहीं। जिसमें बचा जो कौन सेंट्रीफ्यूगल बच गया, इसमें जो पी नहीं है इंग्लिश में। यहाँ अभिकेंद्रीय में भ है तो इसमें कभी भी प वाला नहीं आएगा, प वाला ही आएगा। यहाँ प था तो प वाला नहीं आया, यहाँ भ है तो यहाँ प वाला आएगा। सर टाइम शेड्यूल नहीं यह क्या है, तो अभिकेंद्रीय बल है तो यहाँ सेंट्रीपिटल हो गया, ये अपकेंद्रीय प है तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल हो गया। तो इसमें देखते हैं जो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हमेशा अगर कोई वृत्तीय पाथ पर कोई कार चल रहा है या कोई साइकिल चल रहा है, तो वृत्तीय पाथ में जब चलेगा तो एक बाहर की ओर एक फोर्स लगता है आउटवर्ड। जब हमारे वृत्तीय पाथ पर हम साइकिल ही चलाते हैं तो साइकिल चलाते तो झुक जाते हैं, तो झुक जाते हैं तो हम गिरते क्यों नहीं हैं, इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि बाहर की ओर हमें फोर्स है जो हमें खींच रहा है। हमारा साइकिल सहित हमको खींच रहा है, इसलिए हम लप कर भी मोटरसाइकिल में भी लप जाते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं। तो वहाँ बाहर की एक फोर्स खींचता है जिससे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। ये हमें बाहर की ओर खींचता है, जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है FC बराबर -mv/r होता है। इस बल से हमें वो वस्तु ये किसी भी निकाय को जब वृत्तीय पाथ पर कोई, जैसे मान लीजिए साइकिल या मोटरसाइकिल चल रहा है या कोई कार चल रहा है, तो उसे बाहर की ओर खींचता है, तो जिससे क्या होता है कि वो वस्तु अंदर की ओर नहीं फेंका पाता है, नहीं गिर पाता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय जिसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, जो अगर मान लें कोई वस्तु है या कोई हम साइकिल ही चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो वृत्तीय पाथ पर अगर चलेगा तो अंदर की ओर क्यों झुक गया, क्योंकि उससे अंदर की ओर फोर्स है जो उसे खींच रहा है। तो इस तरह के जो अंदर की ओर जो फोर्स लगता है ना, उससे इनवर्ड फोर्स को कहा जाता है हमारा पीटल फोर्स बोला जाता है, जिसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। इसका जो मैग्नीट्यूड का जो मान होता है A/mv/r ही होता है। दोनों का जो फोर्स का जो फार्मूला होता है सेम ही होता है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। एक होता है अपकेंद्रीय बल जो बाहर की ओर लगता है, एक होता है अभिकेंद्रीय बल जो अंदर की ओर लगता है। तो जो बाहर की ओर लग रहा है उसमें नेगेटिव साइन की ओर आएगा, क्योंकि वो बाहर की ओर लग गया, आउटवर्ड हो गया, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, और जो अंदर की ओर हो गया वो पॉजिटिव हो गया। ये जितने भी दूध से क्रीम निकलता है तो वह सब हमारा किसका एग्जाम्पल है, तो अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है। अगर कोई मान ले कि अगर कोई वस्तु है जो अंदर की ओर झुक जा रहा है, तो अगर वृत्तीय पाथ पर चल रहा है वो झुक जा रहा है, तो उसका जो एग्जाम्पल है अभिकेंद्रीय बल का वो एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में गति के जो तीनों नियम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके बाद संवेग सिद्धांत, उसके बाद अभिकेंद्रीय और गति के समीकरण के बारे में डिस्कस किए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।